70 के दशक की मुंबई की गलियों में एक ऐसा लड़का पैदा हुआ जिसकी हर चाल ने पूरे शहर को हिला दिया। एक ऐसा नाम जिसने पुलिस, राजनेताओं और बॉलीवुड को भी डर के साए में रखा। ये कहानी है उस शख्स की जिसने खुद को अंडरवर्ल्ड का भगवान बना लिया, और उसका नाम था दाऊद इब्राहिम। 70 के दशक की चमक दमक वाली मुंबई, वो माया नगरी जो कभी सपनों का शहर थी, कभी खौफ का ठिकाना। यहां पुलिस का एक ऐसा अफसर रहता था, हेड कांस्टेबल इब्राहिम कासकर। वो अपने काम में पूरी तरह ईमानदार था, नियमों का सच्चा प्रहरी और रिश्वत के खिलाफ अडिग। उसने अपनी खाकी वर्दी पर जिंदगी भर एक भी दाग नहीं लगाया। लेकिन भाग्य का खेल देखिए, उसी घर में जन्म ले रहा था एक ऐसा इंसान जिसका नाम सुनते ही शहर के लोग कांप उठते थे। इब्राहिम का बेटा दाऊद इब्राहिम। दाऊद बचपन से ही भीड़ से अलग था। किताबों में नहीं बल्कि सड़कों की धूल, चकाचौंध और खतरों में उसकी रुचि थी। उसकी नजरें हमेशा उन लोगों पर टिकी रहती जो महंगी घड़ियां पहनते, इंपोर्टेड कारों में घूमते और जिनके बस एक इशारे से पूरा बाजार थम जाता। ये लड़का छोटा था, लेकिन सपना बड़ा था। मुंबई के अंडरवर्ल्ड का बादशाह बनने की भूख उसके दिल में सवार थी। शुरुआत हुई डोंगरी की गलियों से, छोटी छोटी चोरी, राहगीरों से लूट और दुकानदारों से हफ्ता वसूलना। लेकिन उस समय मुंबई पर राज कर रहे थे बड़े खिलाड़ी, हाजी मस्तान, यूसुफ पटेल और करीम लाला। स्मगलिंग की दुनिया में करीम लाला का नाम बादशाह की तरह चमकता था। बस 20 साल का वो नौजवान दाऊद करीम लाला के गैंग में शामिल हुआ। उसका काम था सोना, घड़ियां, हथियार, इन सबको पुलिस और दुश्मन गैंग से बचाकर सुरक्षित ठिकाने तक पहुंचाना। लेकिन दाऊद कोई आम गुर्गा नहीं था। वो सांप की तरह कुंडली मारकर बैठा था, बस सही वक्त का इंतजार कर रहा था। गैंग में करीम लाला के दो सगे भांजे आलमजेब और अमीरजादा उसकी बढ़ती महत्वता से नाराज थे। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। मुंबई की वो रात जहां अंधेरों में भी खौफ का साया था। एक कस्टम ऑफिसर ने करीम लाला के सोने की एक विशाल कंसाइनमेंट पकड़ ली। जैसे ही खबर फैली, आलमजेब का खून खौल उठा। वो बिना समय गवाए सीधे उस ऑफिसर के पास पहुंचा। उसे किडनैप कर लिया गया और शहर के सबसे सीक्रेट बेसमेंट में बांध दिया गया। आलम के हाथ में बंदूक थी और उसकी आवाज में धमकी की आग। तेरी हिम्मत कैसे हुई पठान का माल छूने की? अगर जिंदगी चाहिए तो 2 पेटी का इंतजाम कर, वरना तेरे शरीर के इतने टुकड़े करूंगा कि तेरी बीवी तक तुझे पहचान नहीं पाएगी। उस समय के 2 लाख रुपए आज के हिसाब से लगभग 2 करोड़ रुपए के बराबर थे। फिरौती का पैसा सुरक्षित लाने और पूरे मामले को रफा दफा करने की जिम्मेदारी दी गई दाऊद के हाथों में। जब भारी गड्डियों में रुपए उसके पास आए, दाऊद के अंदर का शैतान जाग उठा। उसने सोचा, ये मौका सिर्फ मेरे लिए है। उसने एक बड़ा हिस्सा अपने पास छुपा लिया और आलमजेब को सिर्फ एक छोटी सी रकम दी। आलमजेब ने उसे घूरते हुए पूछा, बाकी का पैसा कहाँ है दाऊद? दाऊद ने मासूमियत और चतुराई की अद्भुत झलक दिखाते हुए कहा, भाई वही मिला जो देना मुमकिन था। पुलिस और कस्टम का भी लफड़ा हो सकता था, इसलिए जो मिला वही ले आया। लेकिन पठान भाइयों के खबरी नेटवर्क ने सच उजागर कर दिया। पैसा पूरा था और दाऊद की गद्दारी ने करीम लाला के दरबार में भूचाल ला दिया। दाऊद को दर्जनों गैंगस्टरों के सामने घसीट कर लाया गया। उसे पीटा गया। लातों, घूसों और डंडों से उसकी हालत इतनी खराब हुई कि वो अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। लेकिन वहीं उसी दर्दनाक रात में दाऊद ने ठान लिया, अब मैं किसी के लिए काम नहीं करूंगा। अब मेरी अपनी गैंग होगी, मेरा अपना कानून, मेरा अपना तरीका। वहीं से जन्म हुआ डी कंपनी का। दाऊद ने अपने भाइयों साबिर, इकबाल, अनीस और नूरा को साथ जोड़ा। अब वो सिर्फ स्मगलिंग नहीं कर रहा था, अब वो एक पेशेवर फौज तैयार कर रहा था। हर आदमी उसके हुनर, ताकत और चालाकी की कड़ी बन गया। अब उसकी फौज बस उसकी ही साया थी। मुंबई की सड़कों पर अब बस रोज खून बहने लगा था। मुंबई की गलियों में अब डर और खून की हवा चल रही थी। दाऊद और पठान गैंग की दुश्मनी अब कोई मामूली झगड़ा नहीं, बल्कि एक जहर की तरह फैल चुकी थी। पुराने डॉन हाजी मस्तान और यूसुफ पटेल समझ चुके थे कि पुराने नियम अब खत्म हो चुके हैं। नई पीढ़ी अब खून बहाने से नहीं डरती और उनके लिए सिर्फ पैसा ही सब कुछ था। 1981 की एक रात दादर के एक सुनसान पेट्रोल पंप पर दाऊद का बड़ा भाई साबिर इब्राहिम अपनी कार में बैठा था। सब कुछ शांति भरा लग रहा था, लेकिन ये केवल दिखावा था। अचानक पठान गैंग की तेज रफ्तार गाड़ियां वहां रुकीं। कारों से निकले हथियारों से लैस शूटरों की आवाज ने रात को सन्नाटे में बदल दिया। उनमें शामिल था मुंबई का कुख्यात गैंगस्टर मन्या सुर्वे। और फिर गोलियों की बौछार। साबिर की कार के शीशे चकनाचूर हो गए। उसके सीने पर कई गोलियां लगीं। कुछ ही पलों में साबिर की लाश खून में डूब गई। उस रात दाऊद के घर के पास भी एक जानलेवा हमला हुआ, लेकिन किस्मत ने उसे बचा लिया। अस्पताल पहुंचते ही जो नजारा दाऊद के सामने था, उसने उसके अंदर का आखिरी इंसान भी तोड़ दिया। साबिर की खून से लथपथ ठंडी लाश और उसकी आंखों में अब सिर्फ बर्बादी और बदले का ज्वालामुखी था। दाऊद ने ठान लिया,
आज के बाद मुंबई की सड़कों पर पठान गैंग का एक भी आदमी जिंदा नहीं रहेगा। मैं उनके घरों में घुसकर हर एक को मारूंगा। ये मेरा वादा है साबिर भाई। आलम समझ गया था कि अब दाऊद केवल एक आदमी नहीं बल्कि एक पागल हाथी बन चुका है जिसे रोकना नामुमकिन है। अपनी जान बचाने के लिए रातों रात आलम ने मुंबई छोड़ दी और गुजरात को अपना नया बेस बना लिया। लेकिन दाऊद, वो कहां रुकने वाला था। अब उसकी आंखें सिर्फ एक ही चीज देख रही थीं, बदला। दाऊद ने मुंबई से बाहर कदम रखा और गुजरात की गलियों में अपना जाल फैलाना शुरू कर दिया। उसकी नजरें सिर्फ एक ही शिकार पर टिकी थीं, आलमजेब, जो अब अपने ही गढ़ में सुरक्षित महसूस कर रहा था। गुजरात के चर्चित स्मगलर लल्लू जोगी से हाथ मिलाकर दाऊद ने अपने जाल को और मजबूत किया। उसका मकसद साफ था, आलम को उसके ही इलाके में घुसकर मौत के मुंह में धकेलना। लेकिन दाऊद की चालाकी सिर्फ सामने से नहीं थी। उसने गुजरात पुलिस में झूठा केस दर्ज करवा दिया ताकि आलमजेब पुलिस के हत्थे चढ़ जाए और फिर दाऊद के आदमियों के जरिए जेल के भीतर ही उसे खत्म करने की योजना बनाई। लेकिन जैसे ही किस्मत ने दाव पलटा, 1983 में गुजरात पुलिस ने एक सटीक और गोपनीय सूचना के आधार पर छापा मारा। दाऊद और लल्लू जोगी को अवैध हथियारों के साथ रंगे हाथ पकड़ लिया गया। कानून की सलाखों के पीछे दाऊद को पहली बार अपनी योजना की कमजोरी का एहसास हुआ। जेल में ही उसे समझ आ गया, आलमजेब को मारना उतना आसान नहीं था जितना उसने सोचा था। जैसे ही बेल मिली, दाऊद ने मुंबई की ओर रुख किया, आंखों में सिर्फ एक चीज, मौका। और मौका आया 6 सितंबर 1983। आलमजेब का भाई अमीरजादा एक पुराने केस के सिलसिले में सेशन कोर्ट में पेश होने वाला था। दाऊद जानता था कि ये काम कोई आम शूटर नहीं कर सकता। पुलिस हर चेहरे को पहचानती थी। इसके लिए उसे चाहिए था एक मासूम चेहरा, बिल्कुल ऐसा जो किसी का ध्यान भी न खींचे। उसने अंडरवर्ल्ड के उभरते सितारे बड़ा राजन की मदद ली। राजन ने एक दुबले पतले मासूम दिखने वाले लड़के डेविड परदेसी को चुना। डेविड दिखने में बिल्कुल कॉलेज जाने वाला सीधा साधा लड़का, लेकिन उसके भीतर एक पेशेवर हत्यारा छुपा था। कोर्ट रूम में सन्नाटा और तनाव का माहौल था। जज अपनी कुर्सी पर बैठे थे, चारों तरफ भारी पुलिस सुरक्षा और लोग खचाखच भरे हुए थे। कटघरे में खड़ा था आलमजेब का भाई अमीरजादा, बेखबर कि अगली घड़ी में उसका जीवन हमेशा के लिए बदल जाएगा। भीड़ के बीच से एक छोटा मासूम सा लड़का धीरे धीरे बढ़ रहा था। उसकी चाल में कोई घबराहट नहीं थी। पुलिस वालों की नजरों से बचते हुए वो कटघरे के पास पहुंच गया। उसकी उम्र और बच्चे जैसा चेहरा देख पुलिस ने सोचा बस एक नन्हा दर्शक, लेकिन भीतर छुपा था मौत का साया। अमीरजादा, दाऊद भाई ने अपना आखिरी सलाम भेजा है। और फिर डेविड ने अपनी पैंट के अंदर से रिवॉल्वर निकाली। पलक झपकते ही कोर्ट रूम में अमीरजादा के सीने में गोलियों की बौछार हो गई। कोर्ट रूम में शोर का माहौल बन गया। लोग इधर उधर भागने लगे। अमीरजादा वहीं गिर पड़ा, खून से लथपथ। पुलिस तुरंत झपटकर उसे पकड़ ले गई, लेकिन संदेश पहले ही पहुंच चुका था। दाऊद का नाम अब मुंबई की गलियों से लेकर दिल्ली के उच्च सुरक्षा कार्यालयों तक गूंज रहा था। दाऊद, जिसके ऊपर 1970 का रॉबरी केस और 4 साल की सजा भी दर्ज थी, अब बेल पर बेखौफ घूम रहा था। 1984 में जब उसके वकीलों ने एक नए केस में एंटिसिपेटरी बेल की अर्जी डाली, तो सरकारी वकील ने कोर्ट में चीखते हुए कहा, माय लॉर्ड, ये कोई आम मुजरिम नहीं, ये खूंखार क्रिमिनल है। बेल पर रहते हुए इसने खुलेआम 5 संगीन जुर्म किए हैं। इसकी जगह सिर्फ और सिर्फ काल कोठरी है। इसे किसी भी कीमत पर जमानत नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन दाऊद किसी भी डर से परे था। उसकी आंखों में सिर्फ पावर, बदला और अपने अंडरवर्ल्ड साम्राज्य का विस्तार था। मुंबई का सिस्टम तब पूरी तरह दीमक की तरह सड़ चुका था। जेल में बंद नहीं, बल्कि बेल पर छूटे हुए अपराधियों की कहानी अब नई पीढ़ी के लिए एक खेल बन चुकी थी। और इस खेल का सबसे चालाक खिलाड़ी था दाऊद इब्राहिम। दाऊद ने जल्द ही समझ लिया था कि इस भ्रष्ट सिस्टम, पुलिस अफसरों और वकीलों को कैसे अपने हाथ की कठपुतली बनाया जा सकता है। बड़े बिल्डरों, अमीर बिजनेसमैनों और फिल्म इंडस्ट्री के नामी सितारों को वो धीरे धीरे अपने जाल में फंसाने लगा। किडनैपिंग, हफ्ता वसूली और फिर काला धन की बेशुमार रकम, सब कुछ अब दाऊद के पास था। और ये पैसा वो रियल एस्टेट और बॉलीवुड में निवेश करके अपने अंडरवर्ल्ड साम्राज्य को वैधता देने लगा। लेकिन दाऊद को पता था कि मुंबई की पुलिस के कुछ बेहद जांबाज अफसर, इशाक बागवान और विजय सलास्कर, उसकी खून की प्यास बुझाने के लिए हमेशा तैयार बैठे हैं।
और सुप्रीम कोर्ट का शिकंजा किसी भी पल उसके गले पर कस सकता है। 1985 के अंत तक जब सुप्रीम कोर्ट ने उसके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दाऊद इब्राहिम भारत से फरार होकर दुबई पहुंच चुका था। लोगों ने सोचा कि डी कंपनी का अंत हो जाएगा, लेकिन दाऊद ने अपने दुबई के ठिकाने से खेल को पूरी तरह पलट दिया। दुबई में बैठकर उसने अपने सिंडिकेट को एक मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन की तरह चलाना शुरू कर दिया। बड़े बड़े राजनेता, बिजनेसमैन और बॉलीवुड के सितारे जब भी दुबई आते, दाऊद के दरबार में हाजिरी लगाने से चूकते नहीं थे। उसी दौरान अफवाहें भी उड़ने लगीं कि दाऊद का एक बॉलीवुड की मशहूर और खूबसूरत अभिनेत्री के साथ रिश्ता है और उनकी एक बेटी भी है। लेकिन मुंबई में उसकी पकड़ किसी भी तरह ढीली नहीं हुई। देश के हर बड़े राज्य में उसने एजेंट्स, हिटमैन और शार्प शूटरों का नेटवर्क खड़ा कर दिया। राजनीतिक नेता रोमेश शर्मा हों या गुजरात के कुख्यात गैंगस्टर अब्दुल लतीफ, यूपी के किडनैपिंग किंग बबलू श्रीवास्तव, सब अब दाऊद के इशारों पर नाचते थे। रमा नायक, जो मुंबई का दाऊद का सबसे बड़ा ऑपरेटर बन चुका था, पहले ही दाऊद की योजनाओं और उसके इशारों पर कई लोगों को मौत के घाट उतार चुका था। लेकिन दाऊद ने महसूस कर लिया कि रमा नायक की बढ़ती ताकत भविष्य में उसके लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकती है। रमा का सबसे भरोसेमंद राइट हैंड बाबू रेशम था। दाऊद ने अपनी चालाकी और दुबई से अपने घूसखोर पुलिस संपर्कों का इस्तेमाल करते हुए पहले बाबू रेशम को पुलिस के लॉकअप में फंसा दिया, लेकिन असली घातक कदम उसके बाद आया। दाऊद ने अपने वफादार गुर्गों को भारी पैसे देकर बाबू रेशम को लॉकअप के अंदर ही मरवा दिया। इस हत्या की चतुराई ये थी कि इसे पुलिस की देखरेख में अंजाम दिया गया, इसलिए रमा और उसके साथी इसके पीछे दाऊद का हाथ नहीं पहचान पाए। इसके तुरंत बाद दाऊद ने रमा नायक को फोन किया, ये संदेश देने के लिए कि बाबू रेशम की मौत महेश ढोलकिया ने करवाई है, उसे छोड़ना मत। रमा अपने साथी की मौत से पूरी तरह बदले की आग में जल रहा था। बिना कुछ सोचे समझे अपने साथी अरुण गवली के साथ मिलकर महेश ढोलकिया को दिन दहाड़े मार डाला। लेकिन कुछ समय बाद रमा को अंडरवर्ल्ड के सूत्रों से पता चला कि महेश ढोलकिया बेकसूर था और बाबू रेशम की हत्या की पूरी साजिश दाऊद ने ही रची थी। ये सच जानकर रमा पागल हो गया। उसने दाऊद के खिलाफ खुलकर बगावत कर दी और मुंबई में अपने गैंग के जरिए दाऊद के लोगों पर हमले शुरू कर दिए। रमा नायक ने अब खुलकर ऐलान कर दिया था, अब से दुबई में बैठे दाऊद को एक पाई का भी हफ्ता नहीं मिलेगा। मुंबई का असली बाप अब मैं हूं। इसके लिए उसने दाऊद के उन बिल्डरों और व्यापारियों को निशाना बनाना शुरू कर दिया जो डी कंपनी को प्रोटेक्शन मनी देते थे। उनको पकड़ पकड़ कर लूटना और पीटना शुरू कर दिया। वो भगोड़ा दुबई में है, लेकिन मुंबई अब उसकी नहीं। मुंबई का डॉन अब मैं हूं। लेकिन यही रमा की आखिरी भूल थी। दाऊद, जो अपनी चालाकी और नेटवर्किंग के लिए कुख्यात था, ने रमा को पकड़ने और खत्म करने की योजना तुरंत बना ली। रमा की हत्या किसी खुली गोलीबारी या सड़क की लड़ाई में नहीं हुई थी, बल्कि ये दाऊद की लंबी साजिश और अंदरूनी गद्दारी का परिणाम थी। रमा की हत्या ने मुंबई की अंडरवर्ल्ड की सत्ता का झुकाव पूरी तरह बदल दिया और उसके गैंग की कमान अरुण गवली के हाथों में चली गई। गवली जानता था कि उसके गुरु की मौत में दाऊद की चालाकी छिपी है और अब वो अपने गुरु का बदला लेने के लिए पूरी ताकत के साथ सामने आया। मुंबई की सड़कों पर शुरू हुआ खूनी खेल, जिसने शहर की रफ्तार और दिलों की धड़कनें बदल दी। सबसे पहला वार गवली की तरफ से हुआ। उसने दाऊद के मुंबई ऑपरेशन संभालने वाले सतीश राजन को मरवा दिया। इसका मतलब साफ था, मैं सीधे तेरे सिस्टम को तोड़ रहा हूं। ये दाऊद के लिए सिर्फ एक हत्या नहीं थी, बल्कि उसके नेटवर्क पर सीधा हमला था। दाऊद समझ गया कि अगर उसने तुरंत जवाब नहीं दिया तो उसकी खौफ की इमेज टूट जाएगी। इसलिए उसने अपने भरोसेमंद हिटमैन महेश कुलकर्णी को आदेश दिया, गवली के करीबी अशोक जोशी और उसके पूरे गैंग को खत्म कर दो। ये एक मैसेज था, जो मेरे खिलाफ जाएगा उसका नामो निशान मिटा दूंगा। अरुण गवली समझ चुका था, ये कोई छोटी मोटी गैंग फाइट नहीं है, ये लंबी लड़ाई है और इसमें जिंदा वही बचेगा जो तैयार होगा। और उसी पल उसने एक ऐसा फैसला लिया जिसने पूरे अंडरवर्ल्ड की दिशा बदल दी। धीरे धीरे मुंबई के दिल में बसी दगड़ी चौल बदलने लगी। जहां कभी आम लोगों की आवाजाही थी, वहां अब हर गली, हर मोड़ संदेह और निगरानी से भर चुका था। बाहर से आने वाला हर आदमी पहले रोका जाता, पूछताछ होती और सिर्फ इजाजत मिलने पर ही अंदर कदम रखने दिया जाता। अंदर हर छत पर, हर खिड़की के पीछे गवली के आदमी तैनात थे। उनकी निगाहें सिर्फ देखने के लिए नहीं थीं, बल्कि पहचानने के लिए थीं कि अपना है या दुश्मन। और हर कोना, हर अंधेरा मोड़ अब सिर्फ रास्ता नहीं था, वो एक चेक पॉइंट था। धीरे धीरे दगड़ी चौल अब एक इलाका नहीं रहा, वो बन चुका था एक किला। ऐसा किला
जिसकी दीवारें ईंटों से नहीं बल्कि वफादारी, डर और बंदूकों से बनी थीं। यहां हर आवाज का मतलब था, हर कदम की कीमत थी, और सबसे खतरनाक बात, यहां बिना इजाजत कोई आता नहीं था, और अगर आता था तो वापस नहीं जाता था। अब दगड़ी चौल सिर्फ गवली का ठिकाना नहीं था, ये बन चुका था अंडरवर्ल्ड का एक मिनी हेडक्वार्टर, जहां फैसले लिए जाते थे, जहां से हमले प्लान होते थे, और जहां से मुंबई के खून खराबे की अगली कहानी लिखी जाती थी। और बाहर पूरा शहर खड़ा था, इस किले के अंदर पल रही उस ताकत से अनजान, जो आने वाले दिनों में मुंबई की किस्मत बदलने वाली थी। अरुण गवली ने एक ऐसा दाव खेला जिसने उसकी ताकत को कई गुना बढ़ा दिया। उसने उन लड़कों को ढूंढना शुरू किया जो जिंदगी से हार चुके थे, जिनके पास न नौकरी थी न रास्ता, बस एक चीज थी, भटकाव और गुस्सा। गवली ने उन्हें दिया पैसा, ताकत और एक पहचान, और बदले में लिया उनकी वफादारी, उनकी जिंदगी और उनका ट्रिगर दबाने वाला हाथ। धीरे धीरे दगड़ी चौल के अंदर एक ऐसी जगह तैयार हुई जिसके बारे में बाहर की दुनिया को कोई अंदाजा भी नहीं था, एक साउंड प्रूफ शूटिंग रेंज, जहां बाहर खामोशी रहती थी लेकिन अंदर गोलियों की गूंज, बारूद की गंध और आंखों में बस एक ही लक्ष्य, मारना। यहां इन नए लड़कों को सिखाया जाता था कैसे AK-47 पकड़नी है, कैसे स्टेन गन चलानी है, कैसे बिना हिचकिचाहट के ट्रिगर दबाना है, और सबसे खतरनाक, कैसे इंसान को इंसान नहीं बल्कि टारगेट समझना है। ये अब कोई गैंग नहीं रही थी, ये बन चुकी थी एक ट्रेनिंग कैंप, जहां हर दिन एक नया लड़का गुंडा नहीं बल्कि एक मशीन बनकर निकलता था। मुंबई की सड़कों पर अब जो गोलियां चलती थीं, वो सिर्फ गुस्से में नहीं चलती थीं, वो चलती थीं ट्रेनिंग, प्लानिंग और ठंडे दिमाग से। और यहीं से अंडरवर्ल्ड ने एक नया रूप लिया। जहां पहले छोटे मोटे गुंडे थे, अब वहां खड़ी थी एक मिलिट्री जैसी यूनिट। और सबसे डरावनी बात यह थी कि ये फौज किसी देश के लिए नहीं बल्कि डर और सत्ता के लिए लड़ रही थी। गवली ने दाऊद के मैनेजर महेश चौड़िया को किडनैप करके मार दिया। ये साफ संकेत था, मैं तेरे लोगों को कहीं भी उठा सकता हूं। दाऊद अब और ज्यादा गुस्से में आ गया। दाऊद ने पलटवार करते हुए गवली के सगे भाई किशोर गवली की हत्या अपने हिटमैन महेश कुलकर्णी से करवा दी। शैलेश हल्दनकर मुंबई के अंडरवर्ल्ड का कोई बड़ा डॉन नहीं था, लेकिन वो एक खतरनाक शूटर था, और सबसे जरूरी बात, वो अरुण गवली गैंग का भरोसेमंद हिटमैन था। अंडरवर्ल्ड में उसकी इमेज थी काम पूरा करने वाला लड़का। 1992 में शैलेश हल्दनकर ने दाऊद के जीजा इस्माइल पार्कर का कत्ल कर दिया। दाऊद की बहन विधवा हो गई। हमला सीधे उसके परिवार पर था, और अंडरवर्ल्ड में एक नियम होता है, बिजनेस अलग लेकिन परिवार पर हमला मतलब मौत पक्की। दुबई में बैठे दाऊद ने सिर्फ एक लाइन कही थी, शैलेश हल्दनकर जिंदा नहीं बचना चाहिए। और ये कोई आम सुपारी नहीं थी, क्योंकि टारगेट छुपा हुआ था हॉस्पिटल के अंदर, पुलिस की कड़ी सुरक्षा में। शैलेश हल्दनकर पहले से घायल, बिस्तर पर पड़ा, चारों तरफ पुलिस, बाहर गार्ड, अंदर निगरानी। सबको लगता था यहां कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अंडरवर्ल्ड के नियम अलग होते हैं। जहां आम लोग रुक जाते हैं, वहीं से दाऊद के लोग शुरू होते हैं। दिन के उजाले में भीड़ भाड़ के बीच दो आदमी हाथों में AK-47 लेकर बिल्कुल बिना डर के JJ हॉस्पिटल के अंदर दाखिल होते हैं। नाम सुभाष सिंह ठाकुर और सुनील सावंत। जैसे ही वो वार्ड के दरवाजे तक पहुंचे, 1 सेकंड की खामोशी, और अगले ही पल AK-47 की आवाज ने पूरे हॉस्पिटल की खामोशी को चीर दिया। गोलियां इतनी तेजी से चली कि किसी को समझने का मौका नहीं मिला। डॉक्टर फाइलें छोड़कर भागे, मरीज पलंगों के नीचे छुप गए, पुलिस संभलने की कोशिश करती रह गई। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 400 से ज्यादा गोलियां, पूरा वार्ड बारूद की गंध और चीखों से भर चुका था। और बीच में अपने बिस्तर पर पड़ा शैलेश हल्दनकर अब कोई टारगेट नहीं था, वो सिर्फ एक लाश बन चुका था। इस हमले में 2 पुलिस हवलदार भी मारे गए जो उसकी सुरक्षा के लिए खड़े थे, लेकिन खुद बच नहीं पाए। अब तक ये लड़ाई सिर्फ गोलियों और गैंगस्टरों तक सीमित थी, लेकिन अरुण गवली समझ चुका था कि अगर दाऊद को सच में कमजोर करना है तो उसकी ताकत की जड़ पर वार करना पड़ेगा। और दाऊद की असली ताकत क्या थी? उसका नेटवर्क, उसकी सेटिंग और सिस्टम के अंदर बैठे उसके लोग। गवली ने एक ऐसा नाम चुना जिस पर हमला करना सीधा दाऊद को खुली चुनौती देना था, मौलाना बुखारी। एक ऐसा आदमी जो बंदूक नहीं चलाता था, लेकिन उसके एक फोन कॉल से पुलिस की फाइलें गायब हो जाती थीं, रेड टल जाती थी और गैंगस्टर जेल से बाहर आ जाते थे। वो दाऊद का सिस्टम के अंदर बैठा हथियार था।
एक दिन जब मौलाना बुखारी को लगा कि वो हमेशा की तरह सुरक्षित है, उसी वक्त गवली के लोगों ने उसे घेर लिया और फिर मौलाना बुखारी खत्म। भारत की एजेंसियां एक सवाल पर अटक गई थीं। यह कैसे मुमकिन है? एक ऐसा आदमी जो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं, जो अंग्रेजी में ढंग से बात भी नहीं कर पाता, वो दुबई में बैठकर भारत के अलग अलग शहरों में फैले हजारों गुर्गों को कैसे कंट्रोल कर रहा था? क्योंकि दाऊद सिर्फ गैंगस्टर नहीं था, वो एक सिस्टम था। उसका हर आदमी, चाहे वो मुंबई में हो, दिल्ली में या गुजरात में, सीधे दाऊद से नहीं, उसके नेटवर्क से जुड़ा हुआ था। एक कॉल दुबई से निकलता, 4 शहरों से होकर गुजरता और आखिर में ट्रिगर दब जाता। कोई सवाल नहीं, कोई देरी नहीं। पहला हथियार, पैसा। दाऊद जानता था इस दुनिया में वफादारी खरीदी भी जाती है और बचाई भी। अगर कोई उसका आदमी जख्मी होता तो इलाज सबसे महंगे अस्पताल में होता। अगर कोई जेल जाता तो उसके घर का खर्च, बच्चों की पढ़ाई सब दाऊद उठाता। इसलिए उसके लोग सिर्फ डर से नहीं, कर्ज और एहसान से भी बंधे थे। दूसरा हथियार, डर। लेकिन अगर कोई गलती कर दे या गद्दारी तो सजा भी उतनी ही साफ होती थी, सीधा मौत। ना कोई दूसरा मौका, ना कोई माफी, बस एक खबर और नाम हमेशा के लिए खत्म। तीसरा हथियार, नेटवर्क। दाऊद का असली खेल यही था। वो खुद कभी सामने नहीं आता था, लेकिन उसका नेटवर्क हर जगह था, पुलिस में, राजनीति में, बिजनेस में और अंडरवर्ल्ड के हर कोने में। ऐसा जाल जिसमें फंसने वाला खुद भी नहीं समझ पाता था कि वो कब और कैसे इसका हिस्सा बन गया। यही वजह थी कि दाऊद बंदूक से नहीं, अपने दिमाग से राज करता था। मुंबई की सड़कों पर भले ही गोलियां उसके गुर्गे चलाते थे, लेकिन असली ट्रिगर हमेशा दुबई में बैठा एक ही आदमी दबाता था। 1992 में बाबरी मस्जिद डेमोलिशन के बाद देश के हालात बदल गए। दंगे भड़क उठे और इसी अफरा तफरी के बीच एंट्री हुई आईएसआई की। आईएसआई ने दाऊद इब्राहिम में एक ऐसा हथियार देखा जो दूर बैठकर भी तबाही फैला सकता था। दुबई में बैठे दाऊद तक उनके टॉप कमांडरों ने पहुंच बनाई। ऑफर साफ था, पूरी सुरक्षा, उसके काले कारोबार को दुनिया भर में खुली छूट और हमेशा के लिए सुरक्षित जिंदगी। बदले में उन्हें चाहिए था सिर्फ एक चीज, दाऊद का विशाल तस्करी नेटवर्क। एक ऐसा नेटवर्क जो भारत की सरहदों के अंदर मौत पहुंचा सके। दाऊद, जिसके अंदर बाबरी की घटना का गुस्सा सुलग रहा था और एक व्यापारी का लालच भी जाग चुका था, आखिरकार उस सौदे के लिए तैयार हो गया। इसके बाद गुजरात और महाराष्ट्र के समुद्री रास्तों से हथियारों और आरडीएक्स की बड़ी खेप भारत में उतरने लगी और एक खामोश जंग की शुरुआत हो चुकी थी। उसने अपने सबसे खतरनाक और भरोसेमंद गुर्गे टाइगर मेमन को इस नापाक काम की जिम्मेदारी सौंपी। 12 मार्च 1993, मुंबई का काला दिन। शहर ने 12 सिलसिलेवार बम धमाकों की आग में खुद को खंडहर और शमशान में बदलते देखा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की गगनचुंबी इमारत से लेकर एयर इंडिया बिल्डिंग, सेंचुरी बाजार और जावेरी बाजार तक हर जगह सिर्फ चीखें, खून, कटे अंग और काले धुएं का साम्राज्य था। 250 से ज्यादा निर्दोष लोग मारे गए और हजारों जीवन भर के लिए अपाहिज हो गए। मुंबई की गलियों में अब हमेशा के लिए डर और सन्नाटा छा गया। वो दाऊद इब्राहिम, जो कल तक सिर्फ एक स्मगलर था, अब भारत का सबसे बड़ा और सबसे वांटेड आतंकवादी बन चुका था। इन धमाकों के बाद डी कंपनी के अंदर भी दरारें पड़ गईं। छोटा राजन जैसे हिंदू गैंगस्टरों ने दाऊद का साथ छोड़ दिया और खुद को देशभक्त डॉन घोषित करते हुए उसके खिलाफ जंग शुरू कर दी। डी कंपनी अब सिर्फ एक गैंग नहीं, बल्कि एक पूरा आतंकी सिंडिकेट बन चुकी थी। 1995 तक उसकी जेब में सालाना 2000 करोड़ पहुंच चुके थे। आज के हिसाब से ये 6000 करोड़ से भी ज्यादा बनते हैं। लेकिन यह पैसा सिर्फ गिनती भर नहीं था, यह ताकत थी। शिपिंग से लेकर फूड प्रोसेसिंग तक, गारमेंट एक्सपोर्ट से बॉलीवुड फाइनेंसिंग तक, रियल एस्टेट तक और ड्रग्स और हथियारों की ग्लोबल तस्करी तक, हर रास्ता, हर बंदरगाह, हर बिजनेस अब उसके नियंत्रण में था। और यह सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहा। लंदन, स्विट्जरलैंड, दुबई, लागोस, कराची, दाऊद का साम्राज्य अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैला हुआ था। हर बंदरगाह उसकी नजरों के नीचे, हर बैंक अकाउंट उसकी चालाकी के पीछे और हर कारोबार उसके गुर्गों के माध्यम से नियंत्रित। आज दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान की सेना और आईएसआई की कड़ी सुरक्षा के पीछे छिपा है, कराची के पौश इलाकों में एक कायर की तरह। लेकिन उसकी शांति सिर्फ दिखावा है। हर कदम पर वो उनके डर्टी ऑपरेशंस की फंडिंग करता है और हर निर्णय के साथ खतरा बढ़ता जा रहा है। क्या कोई उसे अब रोक पाएगा? दोस्तों, ये थी दाऊद इब्राहिम की कहानी का हिस्सा। अगर आप चाहते हैं कि हम इसके अगले धमाकेदार अध्याय आपके लिए लाएं, तो तुरंत इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। कमेंट में यस लिखें अगर आप अगले पार्ट को देखना चाहते हैं। मैं वादा करता हूं, जैसे ही ये वीडियो 2000 लाइक्स पूरे करता है, मैं आपके लिए दाऊद इब्राहिम की अगली कहानी लेकर आऊंगा। तो देर किस बात की, लाइक, शेयर और कमेंट यस अभी। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।